हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जैसे कि अभी हमने कुछ टाइम पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने कंप्लीट किए हैं। तो उसी के बाद रिफ्लेक्शन के जस्ट बाद टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम समझेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये फेनोमेना क्या होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है, और इस पे बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं रिफ्रैक्शन पे बेस्ड, उनको हम आज कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली जो लेक्चर का जो फ्लो होगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, डेली लाइफ में आप रिफ्रैक्शन को कैसे, इस फेनोमेना को कैसे आप देख सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स देखेंगे एंड रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये 2 से 3 टॉपिक मैं आज कवर करने वाला हूं। बहुत अच्छी तरीके से आपके डाउट्स जो हैं बेसिकली आज क्लियर होने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, क्या बेसिक फेनोमेना हमें डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन की वजह से देखने को मिलते हैं, और रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हम कैसे रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में रहेंगे। और जनरली मैंने रिफ्लेक्शन कंप्लीट किया था, उस पर बेस मैंने अभी न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं। एक बार मेरा रिफ्रैक्शन टॉपिक जो है वो पूरा एक बार कंप्लीट हो जाए विद लेंस, साइन कन्वेंशन एंड पावर ऑफ लेंस, उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे बेस्ड जितने भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेटली हम करने वाले हैं उसको। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा कुछ जैसे ओलंपियाड हो गए, आपके NTSC हो गए, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो मैं आपको कराऊंगा बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत ही अच्छा फेनोमेना है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले एक बार रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या हुआ था, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद, उस सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद, वो लाइट उसी मीडियम में लौट कर चली जाती है। हमने प्लेन मिरर में देखा था, ये लाइट आई, यहां पर इस पॉइंट पे क्या हुई, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, और जिस मीडियम में, फॉर एग्जांपल यहां पे क्या है, एयर है, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां गई, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां गई, एयर में गई। इसका मतलब रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है। जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी लाइट उसी मीडियम में जाती है। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द मीडियम व्हेन लाइट स्ट्राइक फ्रॉम एनी स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। इतनी बात समझ में आ रही है। बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमें एक किस मीडियम की जरूरत होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम की जरूरत होती है। पहली बात तो जो बेसिक चीज है वो आपको ये समझनी है कि रिफ्रैक्शन के लिए क्या, किस मीडियम की जरूरत है आपको, विच मीडियम यू रिक्वायर टू टेक अ फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यू नीड अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिससे आप आर पार देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या हो गया, वाटर हो गया आपका, ग्लास हो गया आपका, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक, कुछ प्लास्टिक सरफेसेस हो गए जो बेसिकली जिससे आप लाइट को आर पार भेज सकते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम या प्लास्टिक के अंदर उसको आप भेज सकते हैं। तो ऐसे मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। वाटर कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ग्लास कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। केरोसिन, पेट्रोल, डायमंड, दीज ऑल आर ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जहां पे लाइट एंटर कर सके, जहां से वो आ रही है और जिस मीडियम में वो जा रही है, एंटर कर सके, उस मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। आई होप कि आपको अब ट्रांसपेरेंट मीडियम क्लियर हो गया कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। अब समझते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए पहली बात ट्रांसपेरेंट मीडियम की जरूरत है। तो यहां पे मैं ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लेता हूं, एक ग्लास का एक मटेरियल है जिसको आप ग्लास स्लैब भी कह सकते हैं, ठीक। अब यहां पर मैंने एक ग्लास का एक पार्ट ले लिया, ठीक। यहां से लाइट आ रही है आपकी,
ठीक, यहां से आपकी किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है, जहां से या जिस सोर्स से लाइट आ रही है, ऑब्वियसली बात है किसी ना किसी सोर्स से लाइट आएगी, तो जहां से जो लाइट निकल रही है उस रे को हम क्या कह सकते हैं, इंसिडेंट रे कह सकते हैं। अब ये कैसा मीडियम है, ये कैसा मीडियम है सर, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसका मतलब लाइट इसके अंदर एंटर कर सकती है। जब लाइट इसके अंदर एंटर कर सकती है तो यहां पर हम देखेंगे लाइट क्या हो गई, लाइट क्या हो गई, बैंड हो गई। लाइट ने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। आप देख सकते हैं लाइट कैसे जानी चाहिए थी, स्ट्रेट पाथ पे फॉलो करती है लाइट, हमने पढ़ा पहले चैप्टर में, लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट पाथ में चलती है। अगर ये लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती तो कैसे जानी चाहिए थी, ये स्ट्रेट जानी चाहिए थी, बट हुआ क्या, यहां पर लाइट ने अपनी डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया। लाइट ने अपनी डायरेक्शन को क्या किया, चेंज हो गया। लाइट इस पाथ को फॉलो करनी चाहिए थी, बट रिफ्रैक्शन की वजह से, दूसरे मीडियम में जाने की वजह से लाइट क्या हो गई, बैंड हो गई। लाइट क्या हो गई, बैंड हो गई। तो ये जो मीडियम है जहां से लाइट आ रही है उसको आप मान लीजिए कितना, उसको आपने सपोज कर लिया एयर। जिस मीडियम में लाइट जा रही है वो आपने कौन सा मीडियम लिया हुआ है, ग्लास। ये सपोज करो किसका सरफेस है, ग्लास का सरफेस है, जहां पे लाइट एंटर हो सकती है, जहां पे लाइट एंटर हो सकती है तो वो कैसा मीडियम होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही लाइट क्या होती है, एंटर होती है। तो लाइट क्या हुई, यहां पर बैंड हो गई। लाइट क्या हो गई, अपनी डायरेक्शन को लाइट ने चेंज किया। किस रीजन की वजह से चेंज किया, यहां पर जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, लाइट बैंड हो जाती है। इसी बैंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द bending of light ray, the bending of light ray when it travels from one medium to another medium is called रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं उसको हम, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब आपको रिफ्रैक्शन मतलब समझ में आ गया। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बट व्हाट इज रिफ्रैक्शन, द प्रोसेस और द फेनोमेना इन विच लाइट बैंड्स व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू another medium. This is one medium which is air and this is second medium which is glass. When a light comes from air and goes into the glass, then what will happen, it changes its path, it changes its direction, it bends, and this bending, this changes its direction, this change in the path of a light ray is called refraction of light. I hope कि अब आपको refraction मतलब समझ में आ गया होगा कि refraction मतलब क्या होता है, clear? तो रिफ्रैक्शन का मतलब अगर समझ में आ गया है आपको, तो हम देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, लाइट बैंड होती क्यों है, व्हाई द लाइट बैंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। उसका रीजन देखेंगे हम कि लाइट क्यों बैंड होती है जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। एयर से ग्लास हो, ग्लास से एयर हो, ग्लास से वाटर हो, वाटर से ग्लास हो, केरोसिन से एयर हो, डायमंड से एयर हो या एयर से डायमंड हो, इन सब केसेस में लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, बैंडिंग होती है। बट ये क्यों होती है, इसका रीजन हम बताने वाले हैं आपको कि व्हाई द लाइट बैंड व्हेन इट्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहां पर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाई द लाइट बैंड, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल करती है उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। तो मैं अगर आपसे बोलता हूं कि व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड
ऑफ लाइट इन एयर, एयर में, या फिर आप बोल सकते हैं वैक्यूम, एयर या वैक्यूम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम? तो आपका आंसर क्या होगा? आई होप कि आपको ये चीज पता होगी कि एयर में और वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है। फटाफट बताइए मेरे को क्या होती है। यस, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में कोई डिफरेंस नहीं होता है। वैक्यूम मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक। वैक्यूम में भी लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है और एयर में भी लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन जब ये लाइट एयर से ग्लास में एंटर होती है, वाटर में एंटर होती है, डायमंड में एंटर होती है, केरोसिन में एंटर होती है, पेट्रोल में, डीजल में, ठीक, इन सब चीजों में जब ये लाइट एंटर होती है तो लाइट की स्पीड रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लाइट की स्पीड क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। इसका रीजन ये है, ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी। हर मीडियम की अपनी एक डेंसिटी होती है, एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। उसी मीडियम के हिसाब से लाइट अपनी स्पीड को एडजस्ट करती है। तो सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस मीडियम में होती है? अगर मैं पूछूं आपसे, तो सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड एयर में होती है या वैक्यूम में होती है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब यही लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर होती है, देन व्हेन लाइट गोज into another medium, what will happen? The speed of light decreases. The speed of light decreases. लाइट की स्पीड क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। लाइट की जब स्पीड डिक्रीज होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है? लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, बैंड हो जाती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, लाइट जो ट्रेवल करती है एयर से, उसकी स्पीड 3 × 10⁸। व्हेन द लाइट एंटर्स इनटू द ग्लास मटेरियल और ग्लास स्लैब, its velocity or its speed reduces, and whose value and which value is 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से, 3 लाख किलोमीटर बोला मैंने, ठीक है, इसको मीटर में क्या बोलेंगे? 3 × 10⁸। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से सीधा सीधा लाइट की जो स्पीड रह जाती है वो ऑलमोस्ट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रह जाती है जब लाइट ग्लास में एंटर करती है। 3 लाख से सीधा 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ से सीधा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट रिड्यूस हो जाती है। तो कितना डिक्रीजमेंट देखने को मिला? कितनी रिड्यूस हो गई लाइट? 1 किलोमीटर पर सेकेंड आपको ये रिड्यूस, ये फैक्टर देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे कोई भी रीजन पूछता है कि व्हाई द लाइट बैंड्स व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सिंपली यू हैव टू से whenever the light goes from one medium to another medium, the speed or velocity of a light reduces or decrease or change. Simply you have to say change. Whenever the light travels from one medium to another medium, the speed or velocity of a light change. अभी बताऊंगा कि कब लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है और कब लाइट की स्पीड इंक्रीज होती है, ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आपको समझना है सिर्फ कॉज कि व्हाई द लाइट बैंड, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपली इसका आंसर क्या होगा? आपको कहना है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है वो अपनी स्पीड को या वेलोसिटी को चेंज करती है। समझ में आई बात कि लाइट बैंड क्यों होती है? क्या रीजन लिखना है? रीजन इज स्पीड ऑफ लाइट इज चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बात समझ में आ रही है? ठीक है। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से जैसे ही लाइट किस में एंटर करती है? ग्लास में एंटर करती है, तो ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रह जाती है। तो लाइट की स्पीड क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। कितनी रिड्यूस हो गई? ऑलमोस्ट
1 into 10 to the power 8 meter per second, and you can also say that 1 kilometer per second, sorry 1 lakh kilometer per second. So this is the main reason of refraction, this is the main reason of bending of light. So I hope कि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट. Why there is a bending? Whenever light travels from one medium to another medium, the speed or velocity of light changes. ठीक, अब हम देखेंगे ये चेंज क्यों होता है, कैसे होता है. इससे पहले जो ये चेंज होता है उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं. जो बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, मीडियम. मीडियम मतलब जिस जगह पर लाइट ट्रेवल कर रही है, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है. एग्जांपल मैंने क्या बोला, एयर बोला, ग्लास बोला, वाटर बोला, डायमंड बोला. दीज आर ऑल आर मीडियम्स. क्या बोलेंगे इनको, मीडियम बोलेंगे, जिस जगह पर लाइट ट्रेवल कर रही है. ठीक, ये मीडियम दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम और एक होता है हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. एक होता है हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एक होता है हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. अब ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है, पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा. जो नॉर्मल डेंसिटी होती है, जिसको आप डेंसिटी को बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है जहां पर लाइट ट्रेवल कर रही है, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डेंसिटी. डेंसिटी जैसे मैंने बोला मास अपॉन वॉल्यूम, बट यहां पे अगर आप ऑप्टिकल डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं तो इट इज स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन देम. ओके, यहां पे थोड़ा सा वेरिएशन आता है कि कितनी लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल कर पा रही है, किस स्पीड से ट्रेवल कर पा रही है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिकल. ठीक, ऑप्टिकल वर्ड किस लिए यूज कर रहे हैं कि जिस मीडियम में लाइट जो ट्रेवल कर रही है वो कितनी स्पीड से कर पा रही है, उसको हम वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिकल वर्ड यहां पर. तो एक होता है हमारे पास ऑप्टिकल रेयर मीडियम, एक होता है हमारे पास ऑप्टिकल डेंसर मीडियम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम? जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, उस मीडियम को हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम. जहां पे लाइट की स्पीड कम होती है, उस मीडियम को हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. तो क्या होगा रेयर मीडियम, इन विच द स्पीड of light is more is called optically rare medium. और इसको क्या बोलेंगे हम, in which the speed of light is less, that medium is called denser medium. तो बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ गया रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में. वो मीडियम जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा है, फॉर एग्जांपल एयर और ग्लास का एग्जांपल लेता हूं मैं. अब एयर में लाइट की स्पीड कितनी थी, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से दैट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. अब जैसे ही लाइट एयर से ग्लास में एंटर हुई तो क्या हुआ, उसकी स्पीड कितनी रह गई, 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो ग्लास में लाइट की स्पीड रिड्यूस हो गई, कम हो गई. तो ग्लास इज व्हाट मीडियम, ग्लास इज denser medium. Glass is a optically denser medium because the speed of light is less as compared to air. And what is rare medium? Rare medium क्यों बोला air को हमने? Why the air is called rare medium? Because the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8, which is more than the glass. So simply you have to tell that the speed of light in a particular medium is more, is called rare medium, and the speed of light in particular medium is less, then it is called denser medium. ठीक, तो ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन रेयर है और कौन डेंसर है. ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट पे. अगर आपको उस दो मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट मालूम है तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये मीडियम रेयर है या ये मीडियम डेंसर है. अभी इसके बाद मैं एक टॉपिक समझाऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बिहाव पर भी आप बता सकते हैं कि ये मीडियम रेयर है या डेंसर है। बट अभी उसको हम बाद में देखेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सारी चीज एक साथ समझाऊंगा तो अभी आपको सिर्फ बेसिक डिफरेंस समझना है कि जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा होती है वो रेयर मीडियम होता है, जहां पे लाइट की स्पीड कम होती है वो डेंसर मीडियम होता है। क्लियर? अब मैं आपको बता रहा था कि लाइट बैंड क्यों होती है। जब लाइट ऑब्लिकली किसी एंगल पे किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे फॉल होती है तो लाइट अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है, बैंड होती है लाइट। तो वही देखते हैं हम लाइट क्यों बैंड होती है बेसिकली। ठीक, ओके तो हम सबसे बेसिक चीज समझ रहे हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती तो बैंड क्यों होती है। तो सपोज करिए आप, ये आपने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया। क्या ले लिया आपने? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब जो लाइट होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये दो नेचर शो करती है, ड्यूअल नेचर शो करती है। एक पार्टिकल नेचर भी शो करती है और एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर शो करती है। ठीक, तो जो लाइट चल रही है उसको हम मान सकते हैं कि इट इज एक्ट एज ए टिनी वेव्स। उसके अंदर क्या है, छोटी छोटी वेव्स फॉर्म हो रही हैं। ठीक, तो यहां पर क्या करते हैं, ये कुछ में पहले एक काम करते हैं, ये लाइट शो करी मैंने आपको, ठीक, और यहां पर मैंने ये इसको शो कर रहा हूं मैं टाइनी वेव से। ये जो एरोस, ये वाले जो मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये वाली आप एरो देख सकते हैं, ये क्या है, टाइनी वेव्स। ठीक, ये जो मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये है लाइट रे, और ये जो लाइन शो कर रहा हूं ये है टाइनी वेव्स। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, अब आप बताइए मेरे को। अब एक काम करता हूं, रे को रिमूव कर देता हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर रे और डायग्राम में थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। आप सपोज करिए ये टाइनी वेव्स है। अब आपसे मैं पूछता हूं कौन सी वेव या कौन सा पार्ट इन टाइनी वेव्स का पहले स्ट्राइक करेगा। ये सारी क्या है, टाइनी वेव्स। ठीक, सपोज कर रहे हैं अभी हम, तो कौन सा पार्ट इस ग्लास स्लैब पे स्ट्राइक करेगा। देखिए जरा, ये वेव ऐसे आ रही है, टाइनी वेव्स ऐसे आ रही है, ये ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे, ये वाली वेव, ये वाली वेव, ये वाली वेव, इसका ये वाला पार्ट ये क्या कर रहा है, ग्लास स्लैब पे पहले स्ट्राइक कर रहा है। बट इसका ये वाला जो पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट है, वो क्या होगा, बाद में स्ट्राइक करेगा। तो जब लाइट ऑब्लिकली फॉल होती है, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे फॉल होती है, किसी एंगल पे फॉल होती है। अभी देखिए ये इस तरीके से, ठीक, ये लाइट किसी एंगल पे फॉल हो रही है। ठीक, तो जब लाइट ऑब्लिकली फॉल होती है तो क्या होता है, ठीक, इस एंगल को हम यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये वाला एंगल भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक, तो जब लाइट ऑब्लिकली फॉल होती है तो उसका कुछ पार्ट उस सरफेस पे, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पहले स्ट्राइक करता है, और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं यहां पर, वो बाद में स्ट्राइक करता है। तो जब ये वाला पार्ट पहले स्ट्राइक करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, जैसे ही इस मीडियम में जाएगा, जैसे ही इस मीडियम में जाएगा तो इस वाले पार्ट जो एंटर करेगा इस सरफेस के अंदर, इस ग्लास स्लैब के अंदर, ये अपनी स्पीड को, ये जो टाइनी वेव्स हैं अपनी स्पीड को क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। ये वाले पार्ट भी डिक्रीज करेंगी बट लेटर ऑन, बट ये बाद में डिक्रीज होगी। तो देखने को क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट, ये वाली जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, सपोज करो अगर मैं इसको रे से एक्सप्लेन करता हूं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट अगर बैंड हो रहा है तो इसका मतलब कुछ जो वेव्स होंगी ये अपनी स्पीड को क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। क्या करेंगी, अपनी स्पीड को डिक्रीज करेंगी। जैसे ही ये यहां से अगेन किस में जा रही है, ये सपोज करो क्या था, एयर, ये क्या है हमारे पास, ग्लास, अगेन ये क्या आ गई हमारे पास, एयर। जैसे ही ये एयर में जाएंगी अगेन एक पार्ट क्या होगा, पहले जाएगा उस मीडियम में, एक पार्ट क्या होगा, बाद में जाएगा। एक पार्ट कौन सा, सपोज करो यहां पे ये वाला पार्ट पहले स्ट्राइक करा था और ये वाला पार्ट बाद में स्ट्राइक करा था। इसी तरह जब ये वेव इस तरीके से जाएगी,
तो क्या होगा, ये वाला पार्ट पहले स्ट्राइक करेगा और ये वाला पार्ट बाद में स्ट्राइक करेगा। और एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, तो यहां पर भी क्या होगा, अपनी स्पीड को क्या करेगा, वो चेंज करेगा। और कैसे चेंज करेगा, यहां पर इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि रेयर मीडियम है। अगर ये आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा है कि सर ये आपने लाइंस ड्रॉ करी है, वेव्स ड्रॉ करी है, तो सिंपली आपको समझना है, दो रूल समझा देता हूं मैं आपको, जो आपको याद रखना है। अब वो दो रूल क्या होते हैं वो समझ लेते हैं फटाफट हम। देखिए, दो रूल समझने से पहले बेसिक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि लाइट बैंड क्यों होती है। तो इसका अगर बेसिक सा रीजन अगर बताऊं तो लाइट जो होती है ये टिनी वेव्स के फॉर्म में भी चलती है, ठीक। तो कुछ पार्ट उस वेव का सरफेस पे पहले स्ट्राइक करता है, तो वो अपनी स्पीड को पहले चेंज करता है। कुछ पार्ट सरफेस में बाद में स्ट्राइक करता है, इसलिए वो अपनी स्पीड को बाद में चेंज करता है। इस वजह से क्या होता है, लाइट अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है। जैसे ही लाइट फिर अगेन दूसरे मीडियम से बाहर निकली, तो अगेन एक पार्ट लाइट का क्या करेगा, पहले चेंज होगा, फिर दूसरा पार्ट लाइट का क्या होगा, जो उसके सामने वाला पार्ट है वो अपनी लाइट की स्पीड को बाद में चेंज करेगा। तो स्पीड जो चेंज हो रही है, एक पार्ट पहले और एक पार्ट बाद में, इसकी वजह से लाइट क्या होती है, बैंड होती है, अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है। रीजन, क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, ठीक। डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि कुछ पार्ट पहले स्ट्राइक करता है और कुछ पार्ट बाद में स्ट्राइक करता है, ठीक। इसमें आपको दो रूल याद रखने हैं। अब वो दो रूल क्या होते हैं, रूल नंबर 1, अभी मैंने बताया आपको दो मीडियम होते हैं हमारे पास। तो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, व्हेन लाइट travels from rarer medium to denser medium, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या देखने को मिलता है। सपोज करो ये एयर होता है, ये मीडियम एयर है और ये मीडियम आपके पास ग्लास है। यहां से ये लाइट आई, इस रे को क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको हम, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन में क्या किया था आपने, एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, यहां पर भी क्या करेंगे आप, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस सरफेस के ये क्या ड्रॉ किया आपने, परपेंडिकुलर, विच इज कॉल्ड नॉर्मल। तो जब लाइट, एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम, क्यों, क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा। ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम, क्यों, क्योंकि लाइट की स्पीड यहां पर कम हो जाती है। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या देखने को मिलता है, लाइट बैंड होती है। बट बैंड हो कैसे रही है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, अब जरा चेक करिए, दिस इज द पाथ ऑफ द लाइट। अगर लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती तो कैसे जाती, स्ट्रेट जाती। बट हुआ क्या, दूसरे मीडियम में जाने की वजह से लाइट क्या हुई, बैंड हुई। बट ये बैंड हुई कैसे, जरा चेक करिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है। तो आप बोल सकते हैं when the light travels from rare medium to denser medium, light bend towards normal, लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। लाइट किसकी तरफ बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ। दिस इज योर फर्स्ट रूल। आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड इजीली हो गया होगा। क्या बताएंगे इसमें, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल होती है, इट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक। सेकंड केस देखते हैं हम इसका, यहां पे रेयर हटा देते हैं और यहां पर उल्टा कर देंगे अब इस केस को हम। अब क्या किया आपने, रेयर की जगह लगा दिया आपने डेंसर और डेंसर की जगह लगा दिया आपने रेयर। क्या देखने को मिलेगा, इसका मतलब जब लाइट डेंसर से रेयर ट्रेवल करेगी तब क्या होगा, रेयर से डेंसर मालूम पड़ गई, एक जगह है, एक मीडियम है जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा है, बट वो ऐसे मीडियम में गई जहां पे लाइट की स्पीड कम है, तो क्या हुई, लाइट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हुई। बट अगर एक ऐसा मीडियम ले लें, फॉर एग्जाम्पल उल्टा कर दो, ये ग्लास से लाइट आ रही है और लाइट किस में जा रही है, एयर में जा रही है, लाइट किस में जा रही है, एयर में जा रही है, तो क्या होगा, अगेन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्या होगा, दिस इज इंसिडेंट रे,
अच्छा, जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है उसको क्या बोलेंगे आप? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे उसको? रिफ्रैक्टेड रे। कैसे? देखो ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ये लाइट ऐसे चली गई, इस रे को क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? रिफ्रैक्टेड रे। क्या देखने को मिल रहा है? पहले केस में क्या हुई थी? लाइट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल। इस वाले केस में क्या देखने को मिल रहा है? लाइट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर जा रही है। लाइट का पाथ तो ये है, बट लाइट नॉर्मल से अवे चल रही है। तो क्या बोलेंगे? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर जाएगी लाइट। तो ये दो रूल आपको अच्छे से समझने हैं। दो रूल वापस रिवाइज करवा रहा हूं फटाफट। पहला रूल क्या था? whenever the light travel from rare medium to denser medium, band towards normal. And what is second rule? whenever the light travel from denser medium to rarer medium, it band away from the normal. ये चीज आपको समझनी है। मीडियम चेंज होने से लाइट की बैंडिंग तो होगी, बट कैसे होगी बैंड? ये दोनों रूल मैंने आपको समझा दिए हैं। और दोनों रूल में जो इंपॉर्टेंट चीज है, लाइट को आपने ऑब्लिकली फॉल किया है, किसी एंगल पे फॉर्म किया है, इस वजह से रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि कुछ पार्ट लाइट का पहले स्ट्राइक करता है और कुछ पार्ट लाइट का बाद में स्ट्राइक करता है। इस वजह से लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। इस वजह से वो लाइट क्या होती है? बैंड होती है। ये चीज आपको समझनी है। ये बेसिक चीज मैंने आपको बता दी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं आपको। किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा कि जब लाइट परपेंडिकुलर अगर फॉल करा दे, हम लाइट को परपेंडिकुलर फॉल करा दें तो क्या होगा? अभी आपने ऑब्लिकली गिराई, ठीक, लेकिन एग्जैक्टली अगर लाइट को आपने 90 डिग्री पे फॉल कराया है, इस केस में रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा? पहले आप सोचिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? क्योंकि बेसिक रीजन क्या हो जाता है रिफ्रैक्शन का? व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट रिफ्रैक्ट्स, इट बैंड्स, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. But in this case, when the light falls perpendicular, there is no refraction takes place. Why there is no refraction in this case? अभी समझाते हैं आपको। पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगेन ग्लास ले लीजिए। ये लाइट ऐसे आपने फॉल कराई, दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? किस लाइट एक मीडियम एयर है, दूसरी मीडियम किस में एंटर कर रही है? ग्लास में। दो मीडियम डिफरेंट है। जब दो मीडियम डिफरेंट होते हैं तो उनकी स्पीड डिफरेंट होती है। स्पीड के डिफरेंट होने से लाइट क्या होनी चाहिए? बैंड होनी चाहिए। आपने यही बताया, अभी यही समझाया ना मैंने अभी आपको। बट इस केस में क्या होगा? लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी। लाइट गोज स्ट्रेट, इट डू नॉट रिफ्रैक्ट। व्हाई द लाइट डू नॉट रिफ्रैक्ट इन दिस केस? In other cases, light is band when it goes from one medium to another medium, but in this case, light do not refract. But why? What is the reason? तो आपको reason बताना है. All the tiny waves strike at same time. अभी पहले मैंने क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? कुछ पार्ट लाइट का पहले स्ट्राइक कर रहा था, कुछ पार्ट लाइट का बाद में स्ट्राइक कर रहा था। जो पहले स्ट्राइक कर रहा था वो अपनी लाइट की स्पीड को पहले चेंज कर रहा था। कुछ पार्ट लाइट का जो बाद में स्ट्राइक कर रहा था वो अपनी लाइट की स्पीड को बाद में चेंज कर रहा था। टाइम मिल रहा था बैंड होने का, टाइम मिल रहा था बैंड होने का। बट इस केस में क्या होगा? जितनी भी टाइनी वेव्स हैं, सपोज करो ये, अब एक क्या होता है ये, इस केस में क्या होगा? आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो वेव है एक साथ एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, ऑल द टाइनी वेव्स, ऑल पार्ट ऑफ द टाइनी वेव स्ट्राइक एट द सेम टाइम। यहां पर कोई भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा कि कुछ पार्ट पहले या कुछ पार्ट बाद में। यहां पे पूरी की पूरी वेव एक साथ स्ट्राइक कर रही है, तो दे डू नॉट हैव टाइम टू जस्ट चेंज इट्स डायरेक्शन। इसकी वजह से लाइट कैसे चली जाती है? सीधी चली जाती है। दैट्स व्हाई द रिफ्रैक्शन फेनोमेना नॉट टेक्स प्लेस when the light falls normally to the transparent medium. क्लियर? ये समझ में आ गया? तीन रूल मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं कि रिफ्रैक्शन जो होता है क्यों होता है,
जब रेयर से डेंसर जाएगा तो क्या पॉसिबल कंडीशन है, डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या पॉसिबल कंडीशन है, और जब लाइट नॉर्मली फॉल होती है, परपेंडिकुलर फॉल होती है, तब इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, तो क्या देखने को मिलता है, लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती है। समझ में आ रही बात? अब आपको एक टर्म समझाएंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या समझाएंगे आपको हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले मैं आपको फटाफट जो रिफ्रैक्शन की जो लॉज हैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आएंगे, क्योंकि लॉज में एक टर्म आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ये सारी चीज देखने का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इससे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ को अभी हम ऑलरेडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं। इट इज अ वेरी कॉमन लॉ। देखिए जरा, ये आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगेन ग्लास सपोज कर सकते हैं आप, ये लाइट आई आपकी, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्या करते हैं फिर, ये एयर मान लीजिए इसको आप, और इसको आप ग्लास मान लीजिए। ठीक, ये लाइट यहां पर एंटर होती है, ये आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कराया, क्या ड्रॉ कराया आपने, एक नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। अगर ये एयर है और ये ग्लास है, तो अब आपको मालूम पड़ गया कि लाइट कैसे बेंड होगी। इस नॉर्मल को और आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अब बताइए लाइट कैसे बेंड होगी। दिस इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि एयर रेयर क्यों है, ग्लास डेंसर क्यों है, ये आपको मालूम है। रेयर क्यों है, क्योंकि यहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। ग्लास डेंसर क्यों है, क्योंकि यहां पे लाइट की स्पीड कम होती है। ठीक, एंड व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये किसकी तरफ बैंड होती है, नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। ठीक, तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज पॉइंट ऑफ नॉर्मल, एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, जस्ट लुक एट दिस पॉइंट। इसी पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, इसी पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, और इसी पॉइंट से लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। तो यू कैन से दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑल लाई इन सेम प्लेन और एट सेम पॉइंट। ठीक, तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ, क्या बोलेंगे, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे and refracted ray are all lie at same plane। पेन की इंक खत्म होने वाली है, तो फटाफट इंक डाल लेते हैं हम। ठीक, तो ये पहला लॉ जब तक आप अपनी कॉपी में लिखिए, तब तक मैं इसमें थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं। तो क्या है हमारा पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाई एट सेम प्लेन और सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है ये क्लियर हो गया आपको, रिफ्रैक्शन होता क्यों है ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, चलो फटाफट मैं आपको, जब तक मैं इंक डाल रहा हूँ, कुछ बेसिक जो चीजें हैं जो आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन क्या क्या वो पॉसिबल कंडीशंस हैं। एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसमें एक पेंसिल को डिप कर दीजिए, इमर्स कर दीजिए, तो आपको जो पेंसिल है वो कैसी नजर आएगी। जब आप उस ग्लास के अंदर जिसमें पानी आपने भरा हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि स्टील के ग्लास में आप देख रहे हैं, तो आपका जो ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है, जब आप उस ग्लास को देखेंगे तो क्या देखेंगे, उसमें आप जो आपकी जो पेंसिल है वो आपको बेंट नजर आएगी, मुड़ी हुई नजर आएगी एक पॉइंट से। ठीक, तो ये जो मुड़ी हुई नजर आ रही है आपको, जो बेंट नजर आ रही है आपको जो अपनी पेंसिल, ये किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से देखने को मिल रहा है। बताया था मैंने आपको भी, रिफ्रैक्शन में लाइट क्या होती है, बेंड होती है। तो आपके पास जो लाइट आएगी वो बेंड होके आएगी, इस वजह से आपको अपनी पेंसिल
कैसी नजर आएगी उस ग्लास के अंदर? मुड़ी हुई नजर आएगी, बैंड नजर आएगी। एक और एग्जांपल लेता हूं, स्विमिंग पूल में आप कभी गर्मियों का टाइम चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है स्विमिंग पूल अभी लॉकडाउन की वजह से तो नहीं जा पा रहे होंगे आप, लेकिन जनरली क्या होता है, गर्मी आते ही स्विमिंग पूल में, वाटर पार्क में जाते हैं आप लोग, तो जो हाइट उस स्विमिंग पूल की होती है वो आपको उसकी एक्चुअल हाइट नजर नहीं आती है। इमेज, सपोज करो ये स्विमिंग पूल है, ये वाटर है, यहां से आप देख रहे हैं, ठीक, तो आपको इसकी हाइट इतनी यहां तक नजर नहीं आती है, आपको इससे पहले ही जो इसकी हाइट होती है वो नजर आती है। रिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेज फॉर्म होती है, सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल तो पोजीशन यहाँ पे रखी हुई है, बट अगर आप इसको चेक करें तो ये ऑब्जेक्ट आपको इससे ऊपर नजर आएगा। इसका मतलब जो स्विमिंग पूल की जो हाइट होती है वो एक्चुअल हाइट आपको नजर नहीं आती है, उससे पहले आपको ऐसा लगता है कि वो हाइट जो है थोड़ी सी कम है, बट एक्चुअल थोड़ा सा वो ज्यादा डीप होता है। तो दूसरा आपका जो फेनोमेना जो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है वो क्या हो गया कि जो एक्चुअल हाइट है स्विमिंग पूल की थोड़ा सा रेज नजर आता है, थोड़ा सा ऊपर नजर आती है आपको हाइट। इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी के अंदर डाल दें, ठीक, एक टैंक ले लीजिए, उस टैंक में आप किसी ऑब्जेक्ट को, बॉल वगैरह को डिप कर दीजिए, ठीक, या किसी ऑब्जेक्ट को गिरा दीजिए, तो आपको उस ऑब्जेक्ट की हाइट भी एक्चुअल नजर नहीं आती है, वो हाइट आपको थोड़ी सी ऊपर नजर आती है। तो एक क्या हो गया, पेंसिल वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक, पेंसिल कैसी नजर आती है, बेंट नजर आती है। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया कि अगर जो भी ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर, जितनी हाइट पे वो है ऑब्जेक्ट, आपको उतनी हाइट नजर नहीं आती, आपको थोड़ा सा ऊपर नजर आता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक। तीसरा एग्जांपल क्या हो गया, स्विमिंग पूल की अगर बात करें, स्विमिंग पूल की जो एक्चुअल हाइट होती है स्विमिंग पूल की, वो भी एक्चुअल हाइट आपको नजर नहीं आती है, वो भी थोड़ा सा ऊपर आपको दिखता है कि इतना हाइट होगा, बट एक्चुअल हाइट ये होगी उसकी। इस वजह से क्या होता है, आपको लगता है अरे मैं तैर लूंगा आराम से, लेकिन जब आप जाते हैं अंदर, अरे ये तो बहुत गहरा है, ठीक, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक और फेनोमेना, अगर आप किसी, अगेन एक ग्लास ले लीजिए जस्ट लाइक दिस, इस ग्लास में अगर आप एक लेमन को अगर आप इमर्स कर दें तो उस लेमन की जो बेसिकली साइज है वो भी आपको बड़ी नजर आती है, ठीक। ग्लास ऐसा होना चाहिए, बट ठीक, स्टील का ग्लास नहीं, इस टाइप का ग्लास होना चाहिए। तो अगर आप लेमन को इमर्स करा दें तो लेमन भी आपको उसका साइज थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। और जो स्टार्स होते हैं, जो स्टार्स हमारे ट्विंकल करते हैं, आपको लगता है कि स्टार्स क्या करते हैं, ट्विंकल, ये भी एक फेनोमेना है। एक्चुअल में कोई स्टार ट्विंकलिंग नहीं शो करता है, बट अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन आपको स्टार्स कैसे नजर आते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। स्टार्स की जो हाइट होती है, जितनी दूरी पर वो होते हैं, वो भी आपको एक्चुअल नजर नहीं आते। ये भी किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन से पहले एक वर्ड यूज करूंगा मैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये ह्यूमन आई के चैप्टर के अंदर इजीली बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बट हाँ, रिफ्रैक्शन होता है, बैंड होती है लाइट, इस वजह से इसको भी हम इसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो मैंने आपको 5 ऐसे एग्जाम्पल दिए जिसमें आपको डेली लाइफ में ये रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। बेंडिंग ऑफ पेंसिल व्हेन इट इज डिप्ड इनटू अ glass, the size of the lemon is also raised when it is immersed in a glass, the height of the swimming pool is not actual, you have to see, आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है, ठीक। किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रख दें तो अभी वो आपको एक्चुअल नजर नहीं आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। या प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते भी होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अच्छा ये इस वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक। चलिए, ये सब जो हमारा लॉस चल रहा था उसको डिस्कस कर लिया बीच में, इंक भरते टाइम ये भी काम हो गया अपना, कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए, ये भी बहुत अच्छा रहा। चलिए अब देखते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे हमने, पहला लॉ पढ़ लिया, व्हाट इज फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर ऑल लाई एट सेम प्लेन। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ। इस सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फर्स्ट लॉ कभी नहीं पूछेगा वो, ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा कभी भी बोर्ड में। बोर्ड में जो आता है, आप जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो स्नेल्स लॉ पे बेस्ड आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये स्नेल्स लॉ क्या होती है, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं, जिसको सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ कहता है इट इज द रेशियो ऑफ साइन
of angle of incidence, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction to the sine of angle of refraction. It is a ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. ये रेशियो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है. दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव. इस रेशियो क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक, क्या बोला? इट इज अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन color and given pair of media. This is your second law of refraction or you can say that also Snell's law. ये आपकी Snell's law है. बहुत सिंपल है, अभी समझाएंगे सर ये साइन वर्ड कहाँ से आ गया है ना. तो पहले एक बार वापस इसको मैं रीड कर रहा हूँ. क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं फॉर अ गिवन कलर एंड अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. अभी मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा था मीडियम मीडियम, बट जब भी हम दो मीडियम की एक साथ बात करते थे वहां पे हम इसका एक प्लूरल वर्ड यूज कर सकते हैं विच इज मीडिया. ठीक है, मीडियम एक सिंगल उसके लिए सरफेस सॉरी जहां पे लाइट चल रही है, जैसे कि एयर की बात करी तो एयर के लिए सिर्फ क्या वर्ड यूज करूंगा? मीडिया, मीडियम. बट एयर और ग्लास दोनों की एक साथ बात करनी है क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट कराने के लिए आपको एटलीस्ट दो मीडियम की जरूरत होती है. तो दो मीडियम को एक साथ हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? मीडिया वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक, अब ये यहां पर साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा है आपने. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना. तो वहां से हमने एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिया जिसकी वैल्यू कितनी हम यहां पर ले रहे हैं? साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बताता हूं आपको. इस स्नेल्स लॉ को आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कह रहा है? साइन आई. अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या वजह? देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. ठीक, इसको हमने बोला साइन आई. तो साइन को किससे मल्टीप्लाई करना है? उस एंगल से मल्टीप्लाई करना है. अब यहां पे 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, जो भी वैल्यू यहां पर है उसको आपको किसके साथ लिखनी है? साइन के साथ लिखनी है. उसको किससे डिवाइड करना है? साइन आर से. इट इज अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अच्छा, ये वाला एंगल बताइए क्या होगा? दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल. तो नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. समझ में आ रही बात? तो ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर. ये रेशियो किसके इक्वल होता है? सर ये रेशियो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है. और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. अभी समझाएंगे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना. अभी सिर्फ समझना है स्नेल्स लॉ क्या होती है. तो साइन आई को साइन आर से डिवाइड करना है, इसको हमें कांस्टेंट बोलना है. और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट के लिए एक टर्म यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इजीली आपको समझाएंगे, बहुत अच्छी समझाएंगे. और इसके कितने टाइप्स होते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन 3 नंबर या 2 नंबर या कभी कभी 5 नंबर पे भी बन जाते हैं पूरे इस टॉपिक पे बेस्ड. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बहुत अच्छे समझना है. ठीक, अभी जो बेसिक मेरा जो फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होने वाला है वो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड कंप्लीट होने वाला है. ठीक,
अब यहाँ पे साइन और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको स्टेटमेंट भी लिख के दिखा दी स्नेल को। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है स्टेट स्नेल्स लॉ, तो यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? इट इज अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन कलर एंड अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कलर। व्हाई वी यूज दिस वर्ड कलर? क्योंकि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? चेंज होती है। लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? चेंज। अब आप बोलेंगे सर वेवलेंथ क्या होती है? द लेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, जहां पे एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या फिर दो क्रेस्ट के सेंटर से या दो ट्रफ के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। 9th स्टैंडर्ड में आपने साउंड चैप्टर में ये पढ़ा होगा। ठीक, वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? याद करो, 9th स्टैंडर्ड में लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या सिंबल है? लैम्डा। ठीक, तो साइन आई अपॉन साइन आई कांस्टेंट। वेवलेंथ चेंज होती है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। मैं बता देता हूं, अगर लाइट जिस मीडियम में जा रही है, अगर वहां पे वो अपनी स्पीड को डिक्रीज करती है तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो भी डिक्रीज होती है। अगर लाइट इंक्रीज हो रही है जिस मीडियम में वो जा रही है तो लाइट अपनी वेवलेंथ को भी इंक्रीज करती है। ये बात आपको समझनी है। Whenever the light travels from one medium to another medium, its speed decreases, then its wavelength is also decreases. If the speed increases, जैसे कि एयर से ग्लास में जाती है तो वेवलेंथ क्या होगी बताओ? एयर से ग्लास में जाती है तो स्पीड डिक्रीज होती है, जिस वजह से उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। बट ग्लास से अगर एयर में जा रही है तो स्पीड बढ़ रही है तो उसकी वेवलेंथ उस टाइम क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक, हर कलर की अपनी एक खुद की कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती है, इसलिए उस कलर के लिए ये पेयर, ये रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा उस पर्टिकुलर कलर के लिए। अगर आपने रेड कलर की बात करी है तो रेड कलर के लिए साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर आपने ब्लू कलर की बात करी है तो साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है फॉर अ गिवन कलर, उस कलर के लिए, उस पर्टिकुलर कलर के लिए ये रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है? एयर से ग्लास के लिए ये रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ग्लास से एयर के लिए वो रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट। बट एयर से ग्लास के लिए और ग्लास से एयर के लिए दोनों वैल्यूज क्या मिलेंगी? डिफरेंट मिलेंगी। वाटर से ग्लास जा रहे हैं आप, ये वैल्यू हमेशा कहीं भी चले जाइए आप, वाटर से अगर लाइट ग्लास में जा रही है तो इंडिया में, अमेरिका में उसकी जो वैल्यू आएगी वो सबकी क्या आएगी? सेम आएगी। लेकिन जैसे ही आपने ग्लास से वाटर कर दिया, इसका अपोजिट कर दिया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। मतलब मीडियम को चेंज करने से ये रेशियो चेंज होता है, बट उस मीडियम के लिए ये रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या समझाने का बेसिक जो पर्पस समझाने का वो क्या है कि जब भी लाइट एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो रेशियो जो आएगा साइन आई अपॉन साइन आर, वो वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको? कांस्टेंट मिलेगी। जैसे ही आप मीडियम चेंज करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। बट उस मीडियम के लिए वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ये बेसिकली समझाना था। इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो साइन आई को साइन आर से जब आप डिवाइड करते हैं, ये वैल्यू उस मीडियम के लिए, उस कलर के लिए हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कलर चेंज कर दोगे, रेशियो चेंज हो जाएगा, और अगर आप मीडियम चेंज कर दोगे तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा। बट उस पर्टिकुलर रेशियो के लिए, उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए, पर्टिकुलर कलर के लिए वो वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। अब फटाफट मैं आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना समझा देता हूं, हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो स्नेल्स लॉ अप्लाई कैसे। अच्छा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना पड़ेगा मेरे को। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अभी हार्डली आपको बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो अभी ये थोड़ा कंप्लीट करता हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद जो मेरा पूरा टॉपिक रहेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अभी जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक है, इसको आराम से बैठ के देखिए वीडियो को, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। जो कोई भी अगर चीज समझ में नहीं आती है, यू कैन आस्क मी पर्सनली। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।